जो भी इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उनसे ये नहीं हम आगे पूछेंगे कि जी बताएं, सवालों के जवाब दें। उनके लिए ये साल जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तामीराती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सनत का दर्जा दे दिया। कहते हैं इस साल इन्वेस्टमेंट करने वाले से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। घर बेचने वालों को कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 30 अरब की सब्सिडी का भी ऐलान। हैसियत कौम लड़ेगी, लेकिन कोई भी आज ये नहीं कह सकता कि आगे होगा क्या। हम जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास सलाहियतें हैं हम पूरा उसके मुकाबला कर रहे हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना वायरस से आइंदा क्या सूरत हाल होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू, हमें वायरस के साथ साथ भूख के चैलेंज का भी सामना है। हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। दुनिया के मुकाबले पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वजीर आला सिंध की कौमी राब्ता कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा सिंध में 438 अफराद में वायरस मुकामी तौर पर मुंतकिल हुआ। अगर टेस्ट बढ़ाए जाएं तो शायद ज्यादा केसेस सामने आएं। हमें टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाना होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास, कोरोना से मुताल्लिक इक़दामात और मुस्तहिक़ अफराद में राशन की तकसीम पर गौर। तिजारती उमूर के लिए सरहदें खोलने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा, मेजर जनरल आसिफ महमूद और वफाकी वज़ीर असद उमर की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा अशियाए ज़रूरिया की तकसीम में कोई समझौता नहीं होगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेंगे। कराची समेत सिंध भर में कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन, मुस्तस्ना दुकानें और कारोबारी मराकज बंद रहे। मसाजिद में भी नमाज जुमा के इज्तिमात नहीं हुए। अवाम घरों तक महदूद, घर में ही नमाज अदा की। गलियों और कूचों में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। कोरोना वायरस मजीद 2 कीमती जिंदगियां निगल गया। दोनों मरीजों का ताल्लुक कराची से था। वजीर सेहत अजरा पेचोहो के मुताबिक एक मरीज गुर्दों की बीमारी और दूसरी खातून दिल की मरीजा थी। शहर में कोरोना से जा बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 2450 हो गई। 35 अफराद जान से गए। पंजाब 928, सिंध 783, खैबर पख्तूनख्वा 311 और बलूचिस्तान में 169, गिलगित बल्तिस्तान 190, इस्लामाबाद 68 और आजाद कश्मीर में 9 केस रिपोर्ट। कोरोना के वार, गुजरात में कई लोग बने शिकार। शहर के 33 इलाके सील कर दिए गए। लोग घरों तक महदूद, मुस्तस्ना दुकानें भी बंद। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में 200 बिस्तर पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम कर दिया गया। मुल्तान के करंटीना सेंटर में एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी गई। सेंटर को खेल का मैदान बना दिया गया। नौजवान कबड्डी खेलने लगे। फातिहीन को कांधों पर बिठाकर सेंटर में घुमाया गया। वीडियो वायरल। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर और गिरदोनवाह का फजाई दौरा, बंद मार्केट्स और कमर्शियल सेंटर्स का मुशाहिदा और हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार किया। बोले हर शहरी को कोरोना से बचाना मिशन है। सिंध हुकूमत आज से घर घर राशन तकसीम शुरू करेगी। फी खानदान 6000 रुपए भी दिए जाएंगे। 5 अरब 6 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए। 94,934 खानदानों की मदद हो सकेगी। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मेरा घर भी इस्तेमाल कर सकती है। हालात इमरजेंसी की सूरत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, होटल्स को करंटीना बनाने के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत RSS के नजरिए से मुतासिर है। 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोल रही है। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भारत कोरोना की आड़ में घिनौने इक़दामात कर रहा है।
घबराना नहीं है। अब से चंद लम्हे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मीडिया नुमाइंदगान के साथ मौजूद थे। इंटरेक्शन था जिसमें यही बताया गया कि हालात इस वक्त यकीनी तौर से आइडियल नहीं है और कोरोना के हवाले से जो अब तक हुकूमती इक़दामात हैं, जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, कल उन्होंने कहा कि एक हफ़्ता इसकी सिमत जानने में लगेगा कि ये किस रफ्तार से पाकिस्तान जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है। बहरहाल इस बीच में मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने जैसे इससे पहले भी कहा कि 1200 अरब का जो एक फंड बनाया गया है, रिलीफ फंड, और इस रिलीफ फंड से कोशिश होगी कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो जारी रहे। साथ ही साथ आज उन्होंने बाकायदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रादर एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है और बाकायदा इस हवाले से जो है वो बहुत सारे इक़दाम भी किए गए हैं। किस हद तक ये तमाम इक़दामात कारगर साबित हो सकते हैं, और स्पेशली एक चीज़ और जो कही उन्होंने आम, वो ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस साल सरमायाकारी करने वालों पे कोई उनका ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तानी मईशत जो है उसको कितने ख़तरात का सामना है, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि दो चीज़ें ये कही गई हैं, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी उस अतियात में जो दिए जाएंगे उनके रिलीफ फंड में, वहाँ पे भी नो क्वेश्चन आस्क होगा, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जो है वो नो क्वेश्चन आस्क होगा। तो बुनियादी सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जब आप FATF के अंदर मौजूद हैं, उसकी ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, और एक डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव जो है वो पूरी हुकूमत लेके चली और यही हुकूमत लेके चली, तो ऐसे में किस हद तक ये मुमकिन होगा। डॉक्टर हफीज़ पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साबिक वजीर ख़जाना और माहिर माशियात। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फंड इस वक्त बनाया, कोरोना रिलीफ फंड, उसमें कहा गया कि जो अतियात देंगे उनसे उनका ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। अब से कुछ लम्हे पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक जो कंस्ट्रक्शन को बाकायदा इंडस्ट्री जो है वो डिक्लेयर किया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि इस साल जो भी कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करेगा उससे ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। सर, मेरा बुनियादी सवाल यह है कि आप गले तक FATF के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं, उसकी ग्रे लिस्ट में IMF भी जो है वो आपके ऊपर एक कड़ी नजर रखे हुए है। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव आप पूरी लेके चल रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन होगा नो क्वेश्चन आस्क वाला? डॉक्टर साहब देखिए, हालात कुछ गैर मामूली है और इस वक्त हमें ऐसे इक़दाम लेना पड़ता है जो कि वक्ती तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये इमरजेंसी है। एक पेंडेमिक ने बहुत हिट किया, सारी दुनिया को हिट किया, हमें बहुत बुरी तरह से हिट किया है। तो लिहाजा ये जो हमने टेम्परेरीली एक तरह से एमनेस्टी दी इन्वेस्टमेंट पर, तो वो हम साफ कह सकते हैं कि ये कुछ महीनों के लिए है और इसलिए किया जा रहा है कि ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ रिवाइवल हो सके। मैं समझता हूँ ये एज लॉन्ग एज हम क्लियरली ये अपने जो ऑर्डिनेंस वगैरह जो बनाएंगे वक्त आने पर, उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिख दें कि ये 3 महीने के लिए है। अच्छा, ठीक है, यानी टाइम लिमिट जो है इसमें बता दी जाए, और यकीनी तौर से इसमें ऑर्डिनेंस की भी जरूरत होगी या इसमें कानून साजी की भी जरूरत होगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त एट प्रेजेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कितना सीरियस देख रहे हैं कोरोना वायरस, और उसके साथ साथ जो मजमूई सूरत हाल है पाकिस्तान की, इससे पहले इस तरह के हालात पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखे जिससे इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त, हम मुआशी एतबार से कहाँ खड़े हैं लॉकडाउन की सूरत हाल में? जी डॉक्टर साहब। जी, अगर आप मुनासिब समझें तो पहले तो मैं आपको इमीडिएट रिएक्शन दे दूं प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ पैकेज आया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल सर, प्लीज। उसमें 2 चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि हमें अपने पैकेज में वक्ती तौर पर कम से कम रखना चाहिए था। एक तो ये है कि देखिए, आपने बिल्डर्स को तो बड़े फायदे दे दिए कि उनका टैक्स कम कर दिया, एमनेस्टी दे दी वगैरह, मगर सवाल ये कि डिमांड जो है घरों का वो तो लोगों से आएगा, और इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं वो खराब हैं। आपका ख्याल ये है कि कोई घर इस वक्त सोच रहा होगा कि हम कोई नए घर में शिफ्ट करें या रेंट से ओनरशिप की तरफ जाएं? आपको मैं सबसे अहम जो चीज करना था ताकि डिमांड इस वक्त बढ़े
کہ جو سود ہے ہاؤسنگ فائنانس کے لیے وہ مشکل سے زیادہ اگر آپ کو ڈیمانڈ کریٹ کرنا تھا تو اس وقت آپ کو وہی 7% رکھنا تھا جو اسٹیٹ بینک نے اپنے انڈسٹری کے انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہے. ہاؤسنگ شوڈ ہیو بین گیون دی اسٹیٹس آف انویسٹمنٹ. 7% پہ اگر آپ کرتے, میں آپ کو چھوٹا سا کیلکولیشن بتا دوں کہ اگر آپ نے 8 مرلے پہ گھر بنایا 20 لاکھ کم زیادہ سے زیادہ, تو آپ کو ہر مہینے اس پر تقریباً آپ یہ سوچئے کہ اگر 15% انٹرسٹ ریٹ رہے گا تو آپ کو 20-25 ہزار روپے مہینے میں واپس کرنے پڑیں گے. لوگوں کے پاس کہاں ہے اس طرح کا پیسہ اس وقت؟ تو ایک تو آپ کو ایک انسینٹو سب سے بڑا ڈیمانڈ سائڈ پہ دینا تھا, سپلائی سائڈ پہ نہیں. ڈیمانڈ سائڈ پہ یہ کہ جو سود ہے 7% مشکل سے رکھا جائے ہاؤسنگ فائنانس کے لیے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان میں 6,000 ارب ہم دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو, گھروں کو وغیرہ, گھروں پہ ہم 34 ارب دیتے ہیں. یہ کس طرح کا ملک ہے؟ آپ سوچئے کہ کریڈٹ ہمیں بڑھانا تھا, ہمیں انٹرسٹ ریٹ کم کرنا تھا. ایک اور چیز, آپ سپلائی سائڈ پہ اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے تھے تو اس کی کوئی لاجک نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ نے سیمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پچھلے اس سال کے بجٹ میں ایکسائز ڈیوٹی بھی بڑھا دیا آپ نے. یہ تو سیمنٹ پہ ایک بیسک انپٹ ہے. صحیح. تو پرائم منسٹر صاحب کو جو بتایا گیا ہے وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس, جو مراد وہ دے رہے ہیں وہ اس وقت مناسب ہو سکتے ہیں بٹ کافی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں سر میرے اس پوائنٹ پہ کہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک ایریل ویو اگر اکانومی کا لیں پاکستان کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اکانومی تو ذرا مشکل حالات میں تھی, ہم اسٹیبلائزیشن کی پروسیس میں تھے, کچھ حد تک اسٹیگفلیشن تھا, شرح نمو کافی کم تھا اور انڈسٹری تو نیگیٹو پہ چلی گئی تھی اور افراط زر جو 14% تک پہنچ چکا تھا اب اللہ کے فضل سے 10% پہ آ گیا ہے. دیکھیے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوگا جس کے نتیجے میں کافی نیگیٹو ہم پر شوق پڑے گا کہ ایکسپورٹس میں بہت تیزی سے کمی آئے گی. اب دیکھیے نا مارچ کے مہینے میں, حالانکہ امپیکٹ مارچ کے تقریباً کچھ دنوں کے بعد ہی شروع ہوا ہے پرائمری امپیکٹ, مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایکسپورٹس گرنا شروع ہو گئے, 15% گرے اور امکان یہ ہے کہ 30 سے 40% یہ گر جائیں گے. ریمیٹنسز گرنے کا بھی خطرہ ہے. البتہ اب آپ دیکھیے کہ امپورٹس میں کچھ کمی اس لیے آئی رہی ہے کہ تیل کی قیمت کم ہوئی مگر پچھلے 2 دن 25% بڑھ گئی پھر سے. صحیح. تو حالات یہ ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ آنے والا جو کوارٹر ہے جو شروع ہوا ہے اپریل سے جون تک, خطرہ یہ ہے کہ شرح نمو آپ کی جی ڈی پی کی جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گی. نیگیٹو میں ایمفسائز کر رہا ہوں. ہاں ہمارا اندازہ ہے کہ یہ 5 سے 9% تک کم ہو جائے گی اور بہت سے بڑے بڑے ملک ایسے ہیں جن کو بھی اسی طرح کا حشر ہونے والا ہے. اب ترکی لے لیجئے, ترکی کا 4% ہے, اب پروجیکشن یہ کی گئی ہے کہ وہ بھی -5% پہ چلے جائیں گے. ہندوستان 6 سے گر کے 1 پہ آ جائے گا, چائنا 6 سے گر کر -1 پہ آ جائے گا. تو حالات بہت خراب ہیں اور شرح نمو گرنے کا سنگین خطرہ ہے. ہمارے جی ڈی پی میں 1200 ارب کی کمی آ سکتی ہے اگلے 3 مہینے میں. تو میں افسوس سے آپ کو بری خبریں سنا رہا ہوں. سر ایسے میں 1200 ارب کا ایک پیکج, 1200 ارب کا پیکج جو ہے پرائم منسٹر اناؤنس کیا انہوں نے. آپ یہ فرمائیے, آپ اسٹیٹ بینک کی اور آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ تقریباً 12 ارب اور کوئی 70 کروڑ کے قریب موجود ہے ڈیم